युवा साथियों, सत्रह सितंबर को हमने 12 की धरती पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मंत्री द्वारा जो 12 जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें हर डिपार्टमेंट, हर कार्यालय, हर सरकारी ऑफिस में फैलाया हुआ था, उसके खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद किया। एक मुहिम हमने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ 12 में चलाई थी। 17 सितंबर को अचानक से जब मैंने सुबह 9 बजे सोशल मीडिया को खोला तो मेरे एक साथी ने लाइव आकर एक बजरी के ट्रक को पकड़ा, और जब मैं उस लाइव को देख रहा था तो मुझे लगा कि मेरा एक साथी जो हमारी जो भ्रष्टाचार की मुहिम है उसके खिलाफ अकेला संघर्ष कर रहा है और वो संकट में है, पुलिस उसकी मदद नहीं करना चाहती। ऐसे में मुझे मजबूरन अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर मुझे उस युवा साथी के साथ खड़े होने की जरूरत लगी, महसूस हुई, और मैं अपने साथियों के साथ कुछ ही समय में वहाँ पहुँचा। मैंने पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से गांधीवादी तरीके से, हिंसात्मक तरीके से बात की कि आप ये जो बजरी का ट्रक आया इसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप जिन पुलिस वालों ने लापरवाही बरती है, 12 जिले में 70 किलोमीटर तक ये ट्रक चल के आया है, और सूचना देने के बाद भी, पुलिस को सूचित करने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें और जो ये बजरी वाला मामला है इसकी पूरी जांच करें। दोस्तों, सब चीज़ें आपके सामने थी। हम धरने पे बैठे थे, हमने वहाँ सीओ साहब आए, वहाँ सीआई साहब आए, उनसे हमने बात करी, हमने निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि साहब हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अनशन के माध्यम से धरना दे रहे हैं, और अगर आपको ये उचित नहीं लगता तो हमें आप गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है वहाँ नेट बंद कर दिया गया, और नेट कर बंद करने के बाद में थाने के अंदर हमें चारों तरफ से घेर कर पुलिस ने हमें क्रिमिनल की तरह हमारे साथ पेश आए। हमें बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, हमारे ऊपर हमें बुरी तरह से पीटा, मेरे साथियों की चोटें आई, मेरे ऊपर चोटें आई, और उसके बाद हमें थाने में बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद हम पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद हमें भेज दिया गया जेल की। और उनको लगा कि लाठीचार्ज से, पुलिस की कार्रवाई से, जेल भेजने से नरेश मीणा शांत हो जाएगा, नरेश मीणा आगे से कोई 12 में आंदोलन नहीं करेगा। उन्हें यह नहीं पता था कि जेल जाने से ऐसा कोई देश की राजनीति में जितने भी बड़े नेता बने हैं, चाहे वो गांधी जी से लेके, भगत सिंह जी से लेके, वर्तमान परिस्थितियों में लालू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, और हम जो हालात देख रहे हैं हमारी पार्टी के, आज किसानों को जो मूवमेंट चल रहे हैं उसमें राहुल जी, प्रियंका जी किस तरह के बर्ताव हो रहे हैं। और जब तक आप राजनीति में शासन के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जब आप आवाज़ उठाओगे, तानाशाहों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, तो आपकी आवाज़ को इस तरह से दबाया जाता है जैसे मेरी आवाज़ को दबाने की 12 में कोशिश की गई। लेकिन इससे पूर्व भी मैंने कई मूवमेंट छात्र राजनीति में चलाए, और इससे पहले मैं 7 बार दूसरों के लिए जेल गया, कभी छात्रवृत्ति के लिए जेल गया, कभी किसान और
युवाओं के हकों की लड़ाई के लिए सत्याग्रह के माध्यम से जेल गया। और जब जब मैं जेल गया हूं, उस जेल की कालकोठरियों में जब मैं एकांत में रहा, वहां मैंने जब बुक्स पढ़ी, वहां जब मैंने देखा, वहां एक नई ऊर्जा मिलती है आपको, नई एनर्जी मिलती है आपको, एक नई ताकत मिलती है आपको लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। क्योंकि जेल में भी बहुत सारे लोग आपसे मन की बात करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जेल में सारे लोग गलत नहीं आते। तो ये जो सारा एपिसोड हुआ, उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया। और 17 तारीख से लेकर जब तक मेरी रिहाई हुई, उस दौरान केवल मात्र एक दिन मुझे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मेरे पिताजी से बात कराई गई। उस दौरान मेरी किसी से कोई किसी तरह की बात नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। 17 तारीख को मुझे क्वारंटाइन के रूप में 12 में रखा गया। 3 दिन तक पुलिस ने मुझे पेश नहीं किया कोर्ट में, ताकि मेरी रिहाई में जितना ज़्यादा लेट हो, ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद मुझे 20 सितंबर को मुझे अटरू जेल में डाला गया। दोस्तों, जेल में मैं जब गया, वहां बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटी। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्हें वहां निर्दोष अटरू जेल में किसी को अफीम की झूठे मुकदमे लगा के डाले गए। डोडा चूरा का केस बनाकर झूठे मुकदमे बनाकर वहां डाले गए। इस मामले में आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं जेल से रिहा हुआ, मेरी ये इच्छा थी कि आप सबसे एक मैं फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर, जिसमें पूरा घटनाक्रम को लिखकर आपके सामने रखूं और आपको अवगत कराऊं। पर दोस्तों, मैं जैसे ही जयपुर जेल से परसों छूटा हूं, रात को लेट छूटा, उसके बाद मैं 2 दिन बिजी रहा। और आज क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल जो थे, वो दोनों मोबाइल अभी तक थाने में बंद हैं, तो मैं किसी से अभी भी संपर्क ज़्यादा लोगों से कर नहीं पाया। तो मेरा मन था कि आज मैं लाइव आकर उन सब साथियों का, उन सब युवाओं का सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करूं, जिन युवा साथियों ने मेरे जेल जाने के बाद भी हमारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम थी, उसको जिंदा रखा। और शायद मैं जेल नहीं जाता, और शायद मैं खुद जब लड़ाई लड़ता, तो मैं शायद खुद भी उतनी ताकत से नहीं लड़ पाता जितनी ताकत से मेरे युवा साथियों ने मेरे जेल जाने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्राउंड पे, सड़क पर, कहीं पुतले जलाकर, कहीं ज्ञापन देकर, जिस तरह से लोगों को जगाया, लोगों को उत्साहित किया और हमारी आवाज को बुलंद किया, उन सारे युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आपका इसी तरह प्यार और स्नेह मेरे पे बना रहे, इसके लिए मैं हृदय से, गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं जब जेल से छूट कर आया, तो सबसे पहला आपका ये रहता है कि आपकी किसने मदद की, किसने नहीं की। और मैं आज देख रहा हूं कि सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये रही कि इस दौरान किन किन लोगों ने हमारी मदद की है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, से ऐसे सभी लोगों का, जब आप कहीं हॉस्पिटल में रहते हैं, जेल में रहते हैं, ऐसे कोई संकट आता है, उस संकट में जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके साथ मदद करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका हमें धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका अपना एहसान माने। तो जैसे ही मैं जेल से निकला, मैंने मेरे पिताजी से बात की, और काफ़ी लंबी बात की मैंने मेरे पिताजी से। मेरी पिताजी से बहुत कम बात होती है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारी किस किस ने मदद की, किस किस ने हेल्प की, तो मुझे उन्होंने बताया कि भाई सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चली, ये चला और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन सत्यता यह है कि राजस्थान के प्रबुद्ध नेता, जन नेता आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने मेरे परिवार को संभल दिया, उनका धैर्य बंधाया,
और मेरे स्वास्थ्य की प्रशासन से जानकारी लेकर उनको अवगत कराया कि उसके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं होगी, किसी तरह के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और जितना उनसे हो सकता था उन्होंने प्रशासनिक तौर पर भी मेरी मदद करने की मदद की। परिवार से वो लगातार जुड़े रहे। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का सब युवाओं की तरफ से, राजस्थान के हर वर्ग की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने हम सब लोगों को, हम सब युवा साथियों का जो मनोबल बढ़ाया है, मदद की है, वैसा आशीर्वाद, वैसा स्नेह, वैसा प्यार आपका हर जाति, हर वर्ग, हर युवा पर आपका इसी तरह बना रहे। दोस्तों, मैं जब बाहर निकला तो इस तरह की खबरें भी आई कि भाई साहब आपने आदरणीय पायलट साहब के लिए इतना किया, तो पायलट साहब ने आपकी मदद की या नहीं की। मित्रों, डॉक्टर साहब के अलावा अगर मेरी कोई सबसे ज़्यादा मदद की तो आदरणीय पायलट साहब ने की। पायलट साहब ने जिम्मेदारियां देकर जहां जहां मेरी मदद हो सकती थी वहां मेरी मदद की है। और ये सब चीज़ें मेरे पिताजी के वो लगातार टच में रहे, जुड़े रहे। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का, आदरणीय पायलट साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, राजनीति में अलग अलग नेताओं का अलग अलग नेचर होता है और मैंने देखा है कि आदरणीय पायलट साहब का नेचर एक कूल नेता की तरह है। वो धैर्य नहीं खोते, शांत स्वभाव के हैं। और आप सब जानते हो कि गुजर मीणा मूवमेंट चला, उस समय भी पायलट साहब ने धैर्य नहीं खोया। आज ये जो बीच में राजनीतिक एपिसोड कांग्रेस में चला, तब भी आपने उनको देखा होगा। और अभी आज की कंडीशन में पायलट साहब के लोगों को चुन चुन कर टारगेट बनाया जा रहा है, फिर भी पायलट साहब धैर्य से, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि पायलट साहब कोई गलती करे और कांग्रेस में उनको बदनाम किया जाए, लेकिन वो एक सच्चे कांग्रेसी हैं और हम सब लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस में अच्छे लोग आए। हो सकता है हमें अभी नहीं, लेकिन कांग्रेस हमें समझने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ये जो एपिसोड पूरा घटित हुआ, इस एपिसोड में 12 की राजनीति में जहां एक तरफ हजारों लाखों युवा साथियों का मुझे प्यार मिल रहा था, स्नेह मिल रहा था, उस दौरान भी जब मैं जेल में था, प्रमोद जैन भाया जो मंत्री था, उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। उसने कुछ गिनती के जो उसके, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि जो पाल रखे हैं, जिन्हें वो 2 साल से राम राम नहीं कर रहा था, राम राम ले नहीं रहा था उनको ढूंढा, उनको बुलाया, उनको ठेकेदारी दी, उनको पैसा दिया, लालच दिया, उनको पंचायत राज में टिकटों के ऑफर दिए और उनसे कहा कि आप नरेश मीणा के खिलाफ मोर्चा खोलो। और आप सब जानते हो, एक 12 में मीटिंग की गई और मुझे इस तरह से पेश किया गया कि केवल नरेश मीणा मीणाओं की राजनीति करना चाहता है और मीणाओं में भी इसको कोई स्वीकार्यता नहीं है, मीणा लोग भी इसके साथ नहीं हैं। वहां 10-20 मीणाओं के ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने बुलाकर मीटिंग करवाई और बहुत सारे वहां आरोप लगाए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पे 15 मुकदमे अब तक लगे हैं, जिनमें 8 मुकदमों में मैं बरी हो चुका हूं, 5 मुकदमे मेरे पे अभी लंबित हैं कोर्ट में और 2 मुकदमों की मेरी CID-CB में जांच चल रही है। एक भी मुकदमा मेरा व्यक्तिगत नहीं है। जितने भी मुकदमे हैं मेरे पे, संगीन धाराओं में भी मुकदमा जैसे 307 वगैरह, लेकिन वो मुकदमे हैं जो छात्र राजनीति के दौरान, जो छात्र संघ चुनाव में जो झगड़े हो जाते हैं,
उस टाइम पे वो लगाए गए और उन सब में मैं बरी हूं, लेकिन वो रिकॉर्ड में मेरे लगाए गए। वहां जब वो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इस तरह का मुझे पेश करने की कोशिश की कि ये जो छिछोरी राजनीति करना चाहते हैं या इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस अंता मांगरोड में एक व्यक्ति मोहन जी बोरदा हुए जो कांग्रेस पार्टी में काम करते थे और कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही थे। 12 से 2 बार जिला परिषद का चुनाव जीता निर्दलीय। कांग्रेस ने टिकट नहीं देती थी, प्रमोद जैन भाया उनको टिकट नहीं मिलने देता था। 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते, वहां के जितने भी ठेकेदार बनते उनको उन्होंने निर्दलीय चुनाव में हराया। जो मेरे खिलाफ आज खड़े थे उनको सबको चुनाव में हराया। उसके बावजूद भी उनको जिला प्रमुख नहीं बनने दिया था। एक हमारा जो किशनगंज से एक लड़का था रामेत मीना, जो मेरी तरह ही पढ़ा लिखा था, ऊर्जावान था, 12 की राजनीति में कुछ कर सकता था, उस रामेत को जब प्रधान बनने का नंबर आया तो उसको प्रधान नहीं बनने दिया और उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान बिठाया गया जिसको हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी। और ये जो लोग जिनको अच्छे लोगों को मार कर, अच्छे लोगों की राजनीति को खत्म कर कर, जिनको पद दिए गए, जिनको स्वार्थवश गुलाम बनाने के लिए पैदा किया गया, उन लोगों ने मेरे खिलाफ वहां मीटिंग करी और बदनाम करने की कोशिश की। और वो सब युवा साथियों ने उनको देखा और उनकी जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी भर्त्सना की, उसके बाद में एक बड़ी मीटिंग मेरे लिए आयोजित वहाँ हुई। मेरे युवा साथियों ने वहाँ मीटिंग की, लेकिन जब उन्होंने मीटिंग की तो उसे मीडिया में दबा दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। दोस्तों, हाड़ौती की जो राजनीति है उस पर मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी हाड़ौती में कोटा जो संभाग है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं। यहाँ एक टाइम ऐसा था जब ब्राह्मण समाज के कुछ नेता राजनीति में थे, जैसे रघुवीर सिंह जी कौशल, ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब, दाऊदयाल जी जोशी, छबड़ा में नंद किशोर जी शर्मा। पहले इन कुछ लोगों ने मिलकर उस ब्राह्मण राजनीति को खत्म किया। उसके बाद हमारे यहाँ राजपूत समाज का, क्योंकि हाड़ौती में जो राज परिवार रहा है, कोटा दरबार जो रहे हैं, बरदराज सिंह जी, इजराज सिंह जी, और राज परिवारों ने हमेशा वहाँ किसानों की आवाज़ को बुलंद किया, किसानों के साथ वो रहे थे और इनको यह था कि इनको भी निपटाना है। तो इजराज सिंह जी कांग्रेस के सांसद थे उस समय, उनके महल पे पत्थरबाजी करवाई। बाद में भरत सिंह जी जो एक ईमानदार राजपूत नेता थे, आज वो एमएलए हैं, पहले मंत्री रहे, उन पर इन्होंने हमला करवाया और उनकी राजनीति को इन्होंने ठप में लगाया। दुर्भाग्य हमारा है कि इजराज सिंह जी पर हमला हुआ, भरत सिंह जी पर हमला हुआ, उसके बावजूद भी हाड़ौती का राजपूत समाज चुप बैठा रहा। मित्रों, आज पूरी हाड़ौती में एक जैन समुदाय है जिसके 1000 वोट नहीं है। प्रमोद जैन की जाति के 60 वोट अंता में नहीं है। प्रताप सिंह सिंघवी जैन के 60 वोट छबड़ा में नहीं है। और फिर भी पूरी हाड़ौती में इन्होंने राजनीतिक तौर पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, राजनीति में जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए पार्टियां, लेकिन पार्टियां इनको टिकट देती है और जिनका जनाधार है, जिन जातियों का वोट बैंक है, उनको राजनीतिक तौर पर भी गुलाम बना दिया जाता है। उन्हें टिकट नहीं दिए जाते हैं, उनको कई भी निर्दलीय लड़कर अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। मेरा इस दौरान ये मेन रहा कि भाई जिस जातियों के वोट हैं, हाड़ौती में धाकड़ समाज सबसे ज़्यादा संख्या में है, मीणा समाज बहुत बड़ी संख्या में है, गुर्जर समाज संख्या में है, माली समाज संख्या में है, एससी कास्ट बहुत बड़ी तादाद में है, माइनॉरिटी बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन माइनॉरिटी से एक भी एमएलए नहीं है। एससी से जो दमदार और दबंग लोग हैं उनको ये राजनीति में आने नहीं देना चाहते।
बाकी मैंने जो नाम लिए उनके हालात आप सब जानते हो, देख रहे हो। और जातिवाद दोस्तों रामायण काल से होता आया है। जब वो लोग जातिवाद करते हैं तब तो जातिवाद नहीं, और जब हम किसी को जगाने चलें, किसान कम्युनिटी को जगाने चलें, तो ये हम पे जातियों के ठप्पे लगा लगा के हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोग जग रहे हैं, किसान कौमें जग रही है। किसान कौम अब खेतों से निकल के विधानसभा लोकसभा की तरफ चलने के लिए तैयार है। समय बदल रहा है, समय के हिसाब से नेताओं को बदल जाना चाहिए। अगर समय के हिसाब से आप नहीं बदले और आप ये सोचते हो कि प्रशासन की मदद से, पुलिस की मदद से हमारी आवाज को दबा दोगे, तो ये संभव नहीं है। हम हर तरह से मजबूत हैं, हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो गया जमाना जब किसान केवल खेती पर निर्भर था, पर अब किसान अपने बेटों को पढ़ाने लग गया है, किसान अपने बच्चों को कॉलेज भेजने लग गया है, किसान अपने बच्चों को विश्वविद्यालयों में भेजने लग गया है, और किसान के बेटे अब नेट चलाना सीख गए, किसान के बेटे फेसबुक चलाना सीख गए, किसान के बेटे ट्विटर चलाना सीख गए। अब आप जिस तरह से आपने किसानों का शोषण किया हाड़ौती में, अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि हाड़ौती का किसान अब जागरूक हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हाड़ौती में एक जगह है छबड़ा और छिपा बड़ौद। दोस्तों मैं जयपुर जेल में, अटरू जेल में रहा। वहां 50 कैदी, 50% कैदी केवल अफीम के नाम पर झूठे मुकदमों में फंसाकर वहां अटरू की जेल में डाले हुए हैं। एक व्यक्ति पर अफीम का केस लगता है और उसके बाद पुलिस जांच के नाम पर उसके साथ मारपीट करती है, रिमांड पे चढ़ाती है, 10-10, 15-15 लोगों के नाम लिखवाती है और फिर उनसे उगाई की जाती है। एक अफीम का जो भी केस होता है, चाहे छोटा या बड़ा, उसमें पुलिस का टारगेट रहता है 10-10, 20-20 लाख रुपए उगाना। और ऐसा एक एपिसोड अभी मीडिया में भी आया है। हम सब युवा, अगर आज हम किसानों की बात को बुलंद नहीं करेंगे हाड़ौती में, अगर आज हम किसानों को नहीं जगा पाए, हम हमारे लोगों को नहीं जगा पाए, तो दोस्तों समय दूर नहीं, क्योंकि जो हालात अडानी अंबानी ने जो देश में कर रखी है, वही व्यापारी कौमें ये जो हाड़ौती में जो राज कर रही है, जिस तरह से कर रही है, आप सब देख रहे हो किस तरह से भ्रष्टाचार का जाल फैलाया हुआ है। पटवारी से लेके, पटवार घर से लेके कलेक्टर के ऑफिस तक, थाने से लेकर एसपी के ऑफिस तक, कैसे भ्रष्टाचार 12 में फैला हुआ है। हम इसके लिए लड़ेंगे, हर संभव हर तैयारी से लड़ेंगे। मेरे साथी एक जो मांग रोड में तिसाया गांव है, उसने मेरा जब स्वागत किया, हमें सपोर्ट किया। आज मैं जब जेल से आया तो मेरे को पता लगा कि उसके साथ, उसके परिवार के साथ पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की। झूठे केस में उसके पिता को, कृष्ण कुमार लड़के का नाम है, उसके पिता को जेल में डाल रखा है, भाई को मुलजिम बना दिया, जो सरासर अन्याय है, जो हम सहन नहीं करेंगे। मैं प्रशासन से, भारत प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे होंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ी बहुत मानवता वो बची हो, तो कृपा करके इस तरह का अन्याय 12 में ना करें। क्योंकि हो सकता है हम कमज़ोर हो जाएं, हम आपसे नहीं लड़ पाएं, लेकिन जो ऊपर वाला है वो ईश्वर है, और आपके कर्मों को देखता है। आप जिस तरह से झूठे मुकदमे लगा के अफीमों में, जिस तरह से झूठे मुकदमे लगा लगा के जेलों को भर रहे हो, वो दिन दूर नहीं। क्योंकि मैंने देखा है धरती पर स्वर्ग यही है, नरक भी यही है। जो अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार कर करके जो पैसा कमाया है, उनका तो नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों को उसका असर जरूर पड़ा है। उनकी पीढ़ियां ईमानदार नहीं हो सकती, उनके बच्चे सुख से नहीं रह सकते। 12 के एसपी साहब, आपसे विशेष आग्रह है, अगर आपके पास मेरा ये मैसेज आए तो कृपा करके छबड़ा छिपा बड़ौद में अफीम के मामले जो भी हों, उनकी निष्पक्ष और
पारदर्शिता से जांच की जाए, निर्दोषों को जेल में डालना बंद करें, निर्दोषों को फंसाना बंद करें। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमसे जुड़े, हमें मजबूत किया, उसके लिए थैंक्स। और मित्रों, जल्दी ही हम एक हाड़ौती में युवा मिलन समारोह का कार्यक्रम रखेंगे। जैसे ही कोरोना की बीमारी का प्रकोप कम होगा और सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जब छूट मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग एक हाड़ौती में युवा मिलन समारोह, पूरे राजस्थान का युवा मिलन समारोह हाड़ौती में रखेंगे। उसमें आज अभी मेरे जेल में रहते हुए भी बहुत सारे साथी, हमारे जो चुनाव थे उसमें पूरे राजस्थान में सरपंच बन के आए हैं, और सैकड़ों की संख्या में आज हमारे जनप्रतिनिधि नए लड़के सरपंच बन के आए हैं। उन सबका उस युवा जो सम्मेलन होगा उसमें अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जिन लोगों ने इस टाइम पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मदद की है, आदरणीय देवप्रकाश जी भाई साहब, हंसराज जी, अर्जुन जी, बाकी सब तमाम मेरे युवा साथी जिन्होंने सोशल मीडिया पे हमारी मुहिम को आगे बढ़ाया, उन सबको धन्यवाद। थैंक यू।